एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशा। आज हम डिस्कस करेंगे FT-NMR स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने CW-NMR स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में आपको बताया था, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन बताई थी, वर्किंग बताई थी, जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो है वो डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम FT-NMR स्पेक्ट्रोमीटर देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे, वो किस तरह डिफर करता है फ्रॉम CW-NMR, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ FT-NMR। ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR स्पेक्ट्रोमीटर और CW यानी कंटिन्यूस वेव NMR स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या डिफरेंस है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि अगर आपको याद हो तो CW-NMR स्पेक्ट्रोमीटर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसमें दो मेथड्स यूज़ होते हैं। कौन से दो मेथड होते हैं? या आपने फील्ड स्वीप मेथड यूज़ करना होता है। क्या यूज़ करना होता है? फील्ड स्वीप मेथड, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करते हो और फ्रीक्वेंसी को जो है वो कांस्टेंट कर लेते हो। या दूसरा हमारे पास होता है, एक फील्ड स्वीप मेथड होता है और एक फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड होता है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड के अंदर आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो और अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो है वो कांस्टेंट रखते हो। लेकिन ओवरऑल इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे एक तरह का जो प्रोटॉन है उसको एक्साइट करवाया जाता है। यानी हमारे पास पहले, अगर लेट्स सपोज आपके पास है एक कंपाउंड जिसके अंदर CH3 भी है, CH2 भी है। ठीक है, तो पहले आप CH3 के प्रोटॉन को लेट्स सपोज एक्साइट करवा रहे हो, उसके बाद आप CH2 के प्रोटॉन को, यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड यूज़ कर रहे हो तो पहले एक फ्रीक्वेंसी यूज़ करोगे, देन आप दूसरी फ्रीक्वेंसी यूज़ करोगे। इस तरह करके आपने क्या करना है, सारे ओवरऑल जो प्रोटॉन है उनको एक्साइट करवा लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह हम जो फ्रीक्वेंसी मूव जो है चेंज करते रहते हैं, एज ए रिजल्ट सारे के सारे जो प्रोटॉन है एक्साइट हो जाते हैं और सारे ही हमें सिग्नल दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको स्पेक्ट्रम जो है वो हासिल हो जाता है। तो कंटिन्यूस वेव के अंदर क्या होता था कि हम एक टाइम पे एक प्रोटॉन को मोस्टली एक्साइट करवा रहे होते। ठीक है, अगर चाहे हमने मैग्नेटिक फील्ड स्वाइप करें या फिर हम जो है वो दूसरा स्वीप मेथड यूज़ करें, फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड, हमने एक टाइम पे एक प्रोटॉन को जो था वो एक टाइप के प्रोटॉन को एक्साइट करवाना होता था। यानी एक टाइम पे विनाइली, एक टाइम पे हमारे पास जो है वो सिंपल जो थे अल्काइल वाले जो प्रोटॉन है उनको, या फिर हमारे पास एरोमेटिक प्रोटॉन है उनको, यानी एक टाइम पे एक तरह का जो प्रोटॉन था वो एक्साइट हो रहा था। लेकिन जो हमारे पास FT-NMR स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि पल्स FT-NMR भी कहलाता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, शॉर्ट और हाई एनर्जी पल्स यूज़ करते हैं। यानी बिल्कुल थोड़े से सेकंड्स के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी देते हैं जो कि हाई एनर्जी पल्स उसकी होती है, उसमें सारी रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की। यानी हमने कुछ माइक्रो सेकेंड का जो है वो आपने दी अपनी पल्स जो है वो दी अपने कंपाउंड के, एज ए रिजल्ट सारे के सारे प्रोटॉन एकदम ही एक्साइट हो गए। ठीक है, तमाम न्यूक्लियाई जो है वो एक्साइट हो गए। अब न्यूक्लियाई एक्साइट होने के बाद जब रिलैक्स हो गए, उसकी बेस पे आप जो है वो स्पेक्ट्रा जो है वो देखोगे। ठीक है, उसका टाइम डोमेन स्पेक्ट्रा निकालोगे और उसको जो आप कन्वर्ट कर दोगे फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रा में। इसको मैं अभी बताती हूँ कि ये टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रा है क्या एक्चुअली। अभी हम सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं। CW-NMR के अंदर आपने वन टाइप का प्रोटॉन एक टाइम पे एक्साइट करवाना है। पल्स वाले FT-NMR स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आपने शॉर्ट और हाई एनर्जी पल्स यूज़ करनी है, और एज ए रिजल्ट सारे, और वो कौन सी हाई एनर्जी पल्स होगी, यानी उसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसी रेंज आ रही होगी। ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो उसके अंदर होगी। यानी उसके अंदर जो है वो अल्काइल प्रोटॉन जो के एक्साइट करने की भी फ्रीक्वेंसी की मौजूद है, और इसके पास जो है वो अल्किनाइल और दूसरे जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, एरोमेटिक प्रोटॉन, उनको एक्साइट करने की भी जो फ्रीक्वेंसी है वो मौजूद है। एज ए रिजल्ट सारे एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि इस CW-NMR के अंदर आपने सिग्नल जो है इंडिविजुअली रिकॉर्ड कर रहे हो, एक प्रोटॉन को रिकॉर्ड किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, इस तरह। यानी हमारे पास एक स्कैन कर रहे होते हो। यानी हमने सबसे पहले मिथाइल वो जिसकी शील्डिंग सबसे कम है, सबसे पहले उनको किया। ठीक है, उसके बाद हाई शील्डिंग, फिर उससे हाई शील्डिंग, फिर उससे हाई शील्डिंग, इस तरह करके आपने जो है वो डिफरेंट स्वीप मेथड से आपने जो है वो सारे स्कैन कर लिए। तो इसमें हम वन बाय वन करते हैं, इसलिए स्कैनिंग के लिए टाइम लगता है और ये हमारे पास स्लो स्कैनिंग होती है। लेकिन दूसरी तरफ पल्स के अंदर आपने माइक्रो सेकेंड के अंदर आपने अपना वो सैंपल को जो है वो एक्साइट किया है, सारे प्रोटॉन्स को, न्यूक्लियाई को एक ही दम से, और एज ए रिजल्ट ये मोर एफिशिएंट और फास्टर मेथड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे जो है वो एक ही टाइम पे जो है वो एक्साइट हो जाते हैं। अब आपको ये समझने में मुश्किल हो रही होगी फिलहाल कि किस तरह सारे अगर एक्साइट हो गए तो हम स्पेक्ट्रा कैसे बनाएंगे। तो ये एक्चुअली बनाया जाता है टाइम डोमेन स्पेक्ट्रा, और उसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू FT-NMR स्पेक्ट्रो जो है वो स्पेक्ट्रा के अंदर जो है वो चेंज करते हैं। अब अगर आप इसके प्रोसेस को देखो तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने साइमल्टेनियस एक्साइटेशन करनी होती है तमाम न्यूक्लियाई की शॉर्ट RF पल्स यूज़ करके। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की एक शॉर्ट पल्स यूज़ करके आपने तमाम के तमाम न्यूक्लियाई को एक्साइट कर लेना होता है। अब यहाँ पे जो चीज़ शॉर्ट यूज़ हुई है ना, एक्चुअली क्या होता है,
हमारे स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक कोई भी पल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जितनी वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है उतनी वो ज़्यादा जो है वो हाई एनर्जी की होती है, ठीक है, ये इस तरह होता है। तो शॉर्ट है तो वो हाई एनर्जी की होगी, ठीक है, जिसका टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट है वो हाई एनर्जी की होगी, इसके साथ साथ वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो कवर कर रही होगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, तमाम के तमाम प्रोटॉन जो है वो एक्साइट हो जाएंगे एक ही समय, ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। अब एक्साइट होने के बाद आप क्या करोगे, जब पल्स रुक गई, ठीक है, पल्स क्या हो गई, रुक गई है। अब पहले वो एक्साइट हुए थे, तो एक्साइट होने के बाद वो क्या करेंगे, दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएंगे। और जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएंगे यानी रिलैक्स होंगे, तो हमारे पास देन वो सिग्नल इमिट करेंगे, और वो जो सिग्नल इमिट करेंगे उसको हम कहेंगे फ्री इंडक्शन डीके। और वे फ्री इंडक्शन डीके एक्चुअली होता है हमारे पास टाइम डोमेन में, ठीक है। तो ये टाइम डोमेन एक हमारे पास आएगा, स्पेक्ट्रा आएगा जो कि फ्री इंडक्शन डीके है, उसको हम देखेंगे। उसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैथमेटिकल मेथड है जिसके थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में, यानी हम एक ऐसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे जैसा हमारे पास CWNMR जो स्पेक्ट्रोमीटर सिग्नल दे रहा था उस तरह। तो जब हम स्पेक्ट्रा की फॉर्म में से देख लेंगे उसके बाद हमारे पास नॉर्मल NMR स्पेक्ट्रा वो एक्चुअली होता है, वो फाइनल आउटपुट होती है। यानी क्या किया, सबसे पहले हमने तमाम न्यूक्लियाई को एक्साइट करवाया, एक शॉर्ट RF पल्स यूज़ की और हमने सबके सबको एक्साइट करवा दिया। एक्साइट करवाने के बाद जब पल्स रोक दी गई, सारे के सारे रिलैक्स हुए। रिलैक्स बैक करने के बाद उन्होंने जो है वो FID सिग्नल जो है वो जनरेट किया, जो कि टाइम डोमेन सिग्नल है, और उस टाइम डोमेन सिग्नल को हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और उसके बाद हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक एक फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रा के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास फाइनल आउटपुट है। इस प्रोसेस को समझने के लिए कि एक्चुअली क्या होता है एक्साइटेशन करवाने के बाद रिलैक्सेशन, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है। लेट्स सपोज ये जो मैंने एक इमेज दिखाई है, ये लेट्स सपोज आपके पास एक न्यूक्लियाई है, उसकी मैग्नेटाइजेशन की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास है Z एक्सिस के लोग। अब आपने क्या किया कि इसके परपेंडिकुलर आपने किया एक अपने कोई भी पल्स जो है वो इसके ऊपर गिराई, ठीक है। अब पल्स की बेस पे जब आपने इसके ऊपर पल्स दी, फ्रीक्वेंसी जो है इसके ऊपर फॉल करवाई, तो क्या होता है, वो अपनी जो ग्राउंड स्टेट है यानी हमारे पास अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या करता है, परे हट जाता है। अब आपने जब इसको फ्रीक्वेंसी इसको इस पोजीशन पे दी, उसके एक्स एक्सिस यानी उसके परपेंडिकुलर दी, तो वो क्या कर जाएगा, वो Z एक्सिस से Y एक्सिस की तरफ उसका मैग्नेटाइजेशन M जो है आ जाएगी। ये एक्चुअली M कैसे आया, जैसे अगर आपके पास ये न्यूक्लियाई है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको B नोट या H नोट से रिलेट करते हैं, ठीक है, तो वो भी न्यूक्लियाई भी इसी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या होंगे, इस तरह रोटेट कर रहे होंगे और उनकी भी जो डायरेक्शन है वो यही होगी। तो इस वजह से इनको कहा गया है कि M की डायरेक्शन इस साइड पे है। तो जब आप इसके ऊपर वो जब गिराएंगे तो ये अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिराई, एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ये न्यूक्लियाई, यानी अगर आप यहाँ पे कंसीडर करो ये न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियाई क्या करना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू हो गया, उसका जो M है, M वेक्टर है जो मूव करना शुरू हो गया, यानी अब ये इस साइड पे जो है वो रोटेट कर रहा है, इसका ये मतलब है, ठीक है। M अब अगर आप इसको कंसीडर करो कि एक्चुअली ये न्यूक्लियाई में से निकलने वाली एक लाइन है जो कि डायरेक्शन शो करती है मैग्नेटाइजेशन की, ठीक है। अब ये यहाँ मूव कर गया, तो इसने Z एक्सिस के लॉन्ग एक थीटा एंगल बनाया। अब आपने क्या किया, ये पल्स आप अभी दे ही जा रहे हो, ठीक है। अब होता क्या है, फिर ये 90 डिग्री के एंगल तक पहुंचेगा, फिर ये 180 डिग्री के एंगल, यानी इस तरह ये जो है वो मूव करता जाएगा। अब होता क्या एक्चुअली, ये जो 90 का एंगल है ना, यहाँ पे जो है हमारे पास जो डिटेक्टर है मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। यानी वो कहता है कि मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो गई है। कब होगी, जब हमारे पास M जो है वो कहाँ, मैग्नेटाइजेशन जो वेक्टर है वो कहाँ पहुंचेगा, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। और अगर हम जो है वो इसी को इस तरह बढ़ाते जाए, पल्स जो है वो देते जाए, यानी ये एक 90 की पल्स पे भी यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। देते जाए तो हमारे पास क्या होगा, कभी फिर ये 180 के एंगल पे पहुंचेगा, 270, 360 इस तरह। तो हमारे पास RF पल्स पावर और सिग्नल इंटेंसिटी को अगर आप देखें तो कुछ यू हमारे पास डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, यानी हमारे पास 90 पे जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, 180 पे ज़ीरो है, और 270 पे जो है वो नेगेटिव में मैक्सिमम है, और जो है हमारे पास यानी मिनिमम है, और 360 पे ये दोबारा जीरो पे पहुंच गया। यदि अगर आप ये पूरा चक्कर कंप्लीट करो मैग्नेटाइजेशन का, तो हमारे पास सिग्नल की इंटेंसिटी कुछ यू होती है। ये सिर्फ मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको पता चल सके कि सिग्नल की इंटेंसिटी के साथ क्या होता है जब आप पल्स देते हैं। अब एक्चुअली जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है या FTNMR यूज़ किया जाता है तो हम 90 की पल्स देते हैं। अब आपने क्या किया, आपने दी यहाँ पे पल्स दी, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स दी, जो कि हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए,
और वो सारी की सारी एक्साइट करवा दी थी। एक्साइटेशन मीन्स कि वो 90 डिग्री की पल्स है और वो हमारे पास उसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचा देती है। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट पे आ गई तो अब आपने 90 की पल्स देने के बाद आपने पल्स रोक ली, यानी यही वाला प्रोसेस हुआ। ये क्या हुआ, सबसे पहले आपने एक्साइट करवा लिया आरएफ पल्स से, उसके बाद क्या होगा, एक्साइट होने के बाद रिलैक्स करेंगे। अब ये रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस है एक्चुअली, ठीक है। अब रिलैक्स करने के बाद ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है, सिर्फ जी वाई से जी एक्सिस के लॉन्ग आना चाहता है। तो ये क्या करेगा, इसकी कुछ यू जो है वो इसकी टेस्टिंग कब होते हुए थे ये जी तक पहुंच जाएगा, यानी हमारे पास ये कुछ इस तरह जो है वो न्यूक्लियाई मूव करेगा, ये ऐसे 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 और ये जी के लॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। जैसे पहले आपने जो है उसको एक्साइट करवाया वो इसके लॉन्ग होगा, जब आपने छोड़ दिया इस पे पल्स छोड़ दी तो ये दोबारा जी के लॉन्ग आ गया, ठीक है। जैसे ये जी के लोग आ गए ये हमारे पास प्रोसेस कराता है रिलैक्सेशन। और अब आप देख रहे हैं ये किस तरह मूव कर रहा है, तो इस पर ये डिफरेंट एंगल्स पे होगा, और जब एंगल्स पे होगा तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल शो होगा जिसको हम क्या कहते हैं, FID सिग्नल। यानी हमारे पास जो है वो उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे 90 पे इसकी इंटेंसिटी क्या थी मैक्सिमम, फिर आहिस्ता 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 ये दोबारा जीरो पे पहुंचेगा। तो ये प्रोसेस एकदम से डायरेक्ट ऐसे जब करके ये इधर नहीं पहुंच जाता, बल्कि पहले ये डिफरेंट ये इस तरह गुजरता है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू में से गुजरता है, इंटेंसिटी में से पास करता है और उसके बाद जीरो होता है, यानी हमारे पास कुछ यू ऐसे सिग्नल आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे एसीटोन का दिखाया हुआ है। अब ये जो सिग्नल है ये किसकी बेस पे आया है, टाइम की बेस पे, यानी हमारे पास इसके वाई एक्सिस के लोग एक्स एक्सिस के लोग क्या है, टाइम, यानी ये टाइम ड्यूरेशन में, यानी हम कह सकते हैं जैसे कितने सेकंड्स के अंदर ये सिग्नल जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब ये हमारे पास क्या है, टाइम डोमेन सिग्नल। अब इस टाइम डोमेन सिग्नल से आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप देखोगे कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी हमारे पास ये जो है वो ओसिलेशन हुई है, और उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसकी बेस से कंप्यूटर क्या करता है, इसको किस पे कन्वर्ट कर देता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में, और एज ए रिजल्ट आपके पास क्या आ जाता है, एक स्पेक्ट्रम हासिल हो जाता है जो कि लाइक होता है जैसे हम CW NMR से हासिल करते हैं। अब ये मैंने आपको बताया जब एक टाइप के प्रोटॉन थे, अगर हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हो तो ये कम्प्लेक्स सा FID सिग्नल आएगा। अब बाद में क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल है वो क्या करेगा, इन सब फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करेगा, यानी इसमें से एक ऐसे निकालेगा एक दूसरे प्रोटॉन की निकालेगा, उन सब का अलग-अलग जो है वो फाइंड करेगा, टाइम देखेगा, उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करेगा और आपको जो है वो स्पेक्ट्रा जो है वो हासिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो सिग्नल्स हैं, उनमें दोनों को जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया गया है। या लेट्स सपोज आपने जो है वो इस तरह करके एसीटोन की जो फ्रीक्वेंसी है ये जैसे ये है, ये जो फाइंड आउट कर ली कि 1 सेकंड के अंदर कितने हमारे पास ये पल्सेस आ रही हैं, ये जो भी है। तो आपने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, यानी हमारे पास एसीटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होगी। अब आपने क्या करना है, अगर आपने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करोगे, पल्स की जो है आपको फ्रीक्वेंसी नोन है, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हुआ जो भी प्रोसेस हुआ हमारे पास एसीटोन के प्रोटॉन जो है वो एक्साइट हुए, वो आपको नाउन है, एसीटोन की आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है, फाइंड आउट कर ली स्पेक्ट्रा देके, उसके बाद आपने वेवलेंथ जो है वो इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप केमिकल शिफ्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं एसीटोन का, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वी एसीटोन माइनस वी पल्स, यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एसीटोन माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स। एज ए रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास केमिकल शिफ्ट की एसीटोन की। लेकिन अगर हम एक्चुअल एसीटोन की केमिकल एसीटोन के प्रोटोन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो कब कैसे फाइंड आउट होगी, जब हम क्या करें, एसीटोन वाले की केमिकल शिफ्ट में से कौन सी वैल्यू माइनस कर दे, पीपी जो हमने किसकी निकाली थी, TMS की प्रोटोन की, ठीक है। तो TMS की प्रोटोन की इसमें से माइनस कर दी जाती है, एज ए रिजल्ट आपके पास जो एक्चुअल केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाती है, जो कि हमारे पास क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन में। अब अगर हम देखें तो हमने क्या किया, इजीली थोड़े टाइम के अंदर अपने सारे जो प्रोटॉन्स थे उनको एक्साइट करवा लिया, उनको रिलैक्स करवा लिया, सारा काम ये कंप्यूटर ने करना होता है, ये आपने खुद नहीं करना होता, ठीक है, ये सारा ऑटोमेटेड काम होता है, सारा काम आपको निकाल के उसने एक स्पेक्ट्रा दे दिया और वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो इस तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR स्पेक्ट्रोमीटर के बहुत से फायदे होते हैं एज कम्पेयर टू CW NMR। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि इसका फास्ट एनालिसिस होता है, सेकंड्स के अंदर आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाते हैं। उसके साथ साथ इसकी हाई सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, यानी आपके पास जितने भी तरह के प्रोटॉन है सारे के सारे जो है वो उनको डिटेक्ट कर लेता है। उसके साथ साथ इसकी बेटर सिग्नल टू नॉइस रेशो होती है। इससे क्या मुराद है कि अगर क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है तो आप क्या करते हो,
थोड़े सेकंड्स के अंदर एक स्पेक्ट्रा जो है वो निकाल देते हो। तो आप क्या करते हो, ज़्यादा दफ़ा जो है वो एनालिसिस कर लेते हो और एज ए रिजल्ट आप क्या करते हो, सिग्नल टू नॉइस रेशो निकाल लेते हो। यानी हमारे पास लेट्स सपोज आपको नहीं पता चल रहा, आपके पास स्पेक्ट्रा आ रहा है और ये ना थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर आपको फील हो रहा है कि ये आपके पास जो है वो ये चीज़ जो है वो एक्चुअली पीक नहीं है, ये एक नॉइस है। आप क्या करते हो, दोबारा स्पेक्ट्रा लेते हो। दोबारा स्पेक्ट्रा लेते हो, अगर एक ही जगह पे परसिस्टेंटली यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है, ये पीक शो हो रही है, इट मीन्स कि इसकी जो अगर दो स्पेक्ट्रा आप मिक्स करोगे, प्लस करोगे, एज ए रिजल्ट क्या होगा, दोनों के सिग्नल जो है एक दूसरे के साथ मिलकर इनहेंस हो जाएंगे। और अगर एक जगह पे एक कहीं और पीक आ रही है और दूसरी जगह कहीं और पीक आ रही है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। यानी अगर हमारे पास नॉइज होगा तो उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी जब आप ज़्यादा स्कैन्स करोगे, लेकिन अगर कोई पीक है तो उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट क्या करोगे, आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो अच्छी आएगी, ठीक है। लेकिन नॉइस बहुत कम हो जाएगा ज़्यादा स्कैन्स करने पे, जबकि आपका सिग्नल जो है वो उसकी इंटेंसिटी हाई होती जाएगी। और उसके साथ साथ आप क्या करते हो, तमाम के तमाम न्यूक्लियाई एक ही टाइम पे सारे डिटेक्ट हो जाते हैं। इसका जो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा है वो हाई होता है, यानी आपके पास जो पीक्स है वो, अगर आप उसको देखो तो वो ज़्यादा रिजोल्व होती है, ठीक है। यानी आप जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से प्रोटॉन की कौन सी पीक है। उसके साथ साथ हमारे पास ये जो है वो थोड़ी अमाउंट में सैंपल हो या डाइल्यूट सैंपल हो, उसके साथ बहुत अच्छा ये वर्क करता है, जबकि CWNMR के अंदर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर होती है। उसके साथ साथ इसकी जो है वो सिग्नल एवरेजिंग, यानी वही चीज़ रिपीट होगी कि हमारे पास सिग्नल एवरेज आप कर लेते हो ज़्यादा स्कैन्स करके तो नॉइस जो है वो कम हो जाता है, जबकि सिग्नल की डेंसिटी हाई हो जाती है। उसके अलावा इसको कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल भी किया जाता है, किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये मोर एफिशिएंट मेथड होता है, ठीक है। यानी आपने कोई भी खुद काम नहीं करना, बस अपने सैंपल लेना है, सेकंड्स के लिए रन करवाना है, स्कैन करना, और आपके पास कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी और आपके पास जो स्पेक्ट्रा है वो हासिल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR स्पेक्ट्रोमीटर। Thanks for watching my video. Allah Hafiz.